दोस्तों और साथियों, आज से 3 दिन बाद भारतीय कानून में बहुत बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव इतने भयानक हैं कि इनको आज़ादी से पहले जो अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर आए थे उससे इसकी तुलना करी जानी चाहिए। अंग्रेज़ों के समय एक एक्ट लाया गया था और जिसमें अंग्रेज़ों की पुलिस को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो किसी भी आदमी को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हैं। इसको रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया था। आज से 3 दिन बाद ये सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई है, जिसके तहत जो इंडियन पीनल कोड है उसको भारतीय नागरिक न्याय संहिता कहा जा रहा है। वो न्याय संहिता नया कानून लागू होगा, जिसके तहत पुलिस को एक अथाह अधिकार दे दिए गए हैं। जबकि हमारा कानून ये बात कहता है कि इस कानून के तहत किसी भी आदमी को कानून का काम सिर्फ जो है वो सजा देना नहीं है, बल्कि जो आदमी पकड़ा गया है उसके मौलिक अधिकारों के, उसके ह्यूमन राइट का, उसके सिविल राइट का, उसके बेसिक राइट का प्रोटेक्शन भी करना है, उसके मौलिक अधिकारों का की रक्षा करनी है। लेकिन ये जो कानून 3 दिन के बाद से लागू हो रहे हैं, ये पूरे देश को पुलिस स्टेट में, पुलिस राज में, पुलिसिया पावर में बदलने वाले हैं, जिससे ये कानून इस पुलिस को इतनी अथाह शक्ति दे देंगे कि भारत के नागरिकों के अधिकारों का शोषण ही नहीं बल्कि दमन सरकार के देखरेख में होगा। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो हमारा भारतीय पीनल कोड है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, उसके तहत जब तक आरोप साबित न हो जाए और आरोपी अपराधी न हो जाए तब तक उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और इसके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ढेर सारे जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट मामलों में, बिल्कुल ही अलग मामलों में, यानी कि 1% मामलों में हथकड़ी का अधिकार पुलिस को दिया जा सकता है। ये भी कहा नहीं गया बल्कि कहा गया दिया जा सकता है। लेकिन ये नया कानून जो है वो पुलिस को ये अधिकार देता है कि आरोप लगते ही वो किसी भी सम्मानित नागरिक को, देश का कोई भी सम्मानित नागरिक हो, चाहे वो झूठे आरोप लगाए गए हों, चाहे वो राजनीतिक कारणों से लगाए गए हों, चाहे वो द्वेष की भावना से लगाए गए हों, उसको तुरंत हथकड़ी लगाने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है। दूसरी दूसरी बात अगर हम इस कानून की करें, तो जहां पर आईपीसी के तहत 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उसको थाने में बिठाया गया है, पुलिस स्टेशन लाया गया है, उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेकिन ये जो नया कानून है, जो नई न्याय संहिता है, ये पुलिस को ये अधिकार देती है कि वो कितने भी समय तक अपने कस्टडी में किसी भी आरोपी को रख सकता है। और इस नई न्याय संहिता में इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दी गई कि कब तक वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि डिटेंशन में पहले से प्रारंभिक तौर पर उसको कि उससे खतरा हो सकता है या उसके से कोई समस्या हो सकती है समाज में शांति की, तो कब तक उसको डिटेंशन में रखा जाएगा कोई मालूम नहीं है। यानी कि पुलिस का रोल इस मामले में इतना बढ़ा दिया गया है कि उस पुलिस के अधिकार इतने अधिक हो गए हैं कि वो मजिस्ट्रेट को या जुडिशरी को सूचना देने के लिए भी उसको बाध्य नहीं किया गया। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज इस नए कानून के तहत जो तीसरी बड़ी समस्या है वो पुलिस कस्टडी की है। हम सबको मालूम है, जो लोग लॉ की फील्ड से हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, कि जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पुलिस को अधिकाधिक मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी लेने का राइट होता है। यानी कि पुलिस पूछताछ के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए 15 दिन तक किसी भी आदमी को रख सकती है। लेकिन ये नया कानून ये कहता है कि पुलिस को अधिकार है कि वो 90 दिन तक किसी भी आदमी को रख सकती है। यानी कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक लगातार या बीच में ब्रेक के साथ। अब कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाए, आरोपी हो और वो जमानत के लिए अप्लाई करता है, यानी बेल के लिए अप्लाई करता है, तो पुलिस ये कह सकती है कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और अगले दिन ही पुलिस कस्टडी के लिए अगर वो कोर्ट में दे देगी आवेदन, तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति जो मामूली से केस में भी पकड़ा गया है, पुलिस को ये अधिकार है कि वो 90 दिनों तक पुलिस उसकी
कस्टडी ले सकती है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो लोग 15 दिन की पहले पुलिस कस्टडी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, जिस तरह से पुलिस के थानों का, पुलिस स्टेशंस का माहौल है और जिस तरह से टॉर्चर और कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस हमारे यहाँ आते हैं, उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि 90 दिनों तक किसी भी झूठे मामले को सच बनाने में पुलिस कितनी तेजी दिखाएगी और 90 दिनों के भीतर वो हर झूठे मामले को सच दिखा देगी, जो भारतीय पुलिस का इतिहास रहा है। दूसरी बात यह कि इस पूरी न्याय संहिता में जो लगातार मानव अधिकार से जुड़े हुए लोग ये मांग कर रहे थे कि किसी भी गलत मामले में कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये पूरी न्याय संहिता बहुत ढेर सारी बातें करती है और बहुत भ्रम उत्पन्न करती है, लेकिन कंपनसेशन के मामले में जो कोई व्यक्ति गलत पकड़ा जाता है उसके बारे में पूरी इसमें कोई चर्चा नहीं है। अब पांचवी जो एक बड़ी समस्या है इस पूरे न्याय संहिता में, जो नया काला कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है, किसी भी व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, लैपटॉप को, मोबाइल को, टैबलेट को, कंप्यूटर को पुलिस बगैर किसी वारंट के सीज कर सकती है और उसको एविडेंस के तौर पर दिखा सकती है। यानी कि आपने किसी, और उसमें इतनी भ्रमात्मक स्थिति है कि कोई क्लियरिटी नहीं है। आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बेसिस पर भी आपको फोन को आपके सीज किया जा सकता है, कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है और उसको प्रोसेस बनाकर आपको मुजरिम बनाया जा सकता है। तो इसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा इस पूरे काले कानून का एक दूसरा रुख है कि सिडेशन का लॉ, देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का लॉ जो कानून है उसका सबसे खराब इस्तेमाल हम लोगों ने इन दिनों देखा, खासकर 2014 से लेकर 2024 के बीच में यह कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला कानून था, जिसके तहत कोर्ट्स ने प्रेशर देकर इस कानून को खत्म कराया। लेकिन यह न्याय संहिता फिर से इस कानून की बात कर रही है और हम लोगों को मालूम है कि फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट के नाम पर लोगों पर राष्ट्रद्रोह लगा दिए गए थे। इसी कारण इस कानून को हटाना पड़ा, क्योंकि इसने पुलिस के अधिकार असीमित कर दिए थे। लेकिन अब ये न्याय संहिता, ये भारतीय न्याय संहिता, जिसको बहुत से हमारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मनुवादी व्यवस्था के तहत नई ब्राह्मणवादी न्याय संहिता है या इसके तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, इसके तहत इस राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के कानून को, जिसका पुलिस ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है राजनीतिक तरीके से और दूसरे धर्मों और दूसरे वर्गों को, लोगों को डराने के लिए, अब इस न्याय संहिता के तहत इसको दोबारा वापस खत्म करने के बाद भी लागू कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा एक बड़ी समस्या है इस पूरे कानून में, वो समस्या है टेरर के केसेस की, यानी कि आतंक के केस की। हम सबको मालूम है कि आतंक के केसेस को रेयरेस्ट केस, यानी कि बिल्कुल अलग हटके समझा जाता है और उसके लिए एनआईए जैसी या एंटी टेरर स्क्वाड जैसी एजेंसीज इस पे जांच करती हैं और इसको बिल्कुल अलग तरह से डील किया जाता है और उसके कुछ प्रिवेंशंस भी अलग हैं। लेकिन ये जो नए काले कानून, जो नई न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो रही है, वो किसी भी आम सिपाही को भी टेरर के केस की इन्वेस्टिगेशन या टेरर केस को बनाने की अनुमति देती है। और यहां तक ये कहा गया कि किसी समाज में भय फैलाने को, यानी कि जो आतंकवाद की परिभाषा थी उसको इतने छोटे लेवल पर लेके आया गया है कि मात्र एक फेसबुक पोस्ट के कारण या किसी सोशल मीडिया पे छोटे से कमेंट की वजह से, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपने समाज में भ्रम फैलाया, समाज में फियर फैलाया, यानी कि कोई आदमी किसी छोटे से मामले में भी किसी से डर सकता है कहने को, तो उस पर आतंकवाद जैसा बड़ा कानून, आतंकवाद जैसे बड़े कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो पूरी न्याय संहिता है, इसने पुलिस को इतने अधिकार दे दिए हैं, जो हमारी आईपीसी थी, जो पुरानी भारतीय कानून व्यवस्था थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि भारतीय कानून व्यवस्था मानवता के उस सिद्धांत पर काम करती है कि चाहे 10 दोषी छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन
जो नई न्याय व्यवस्था है, जो नई न्याय संहिता है, जो 1 जुलाई से काला कानून लागू हो रहा है, वो इस सिद्धांत को पलट देता है और वो ये कहता है कि एक भी दोषी छूटने नहीं चाहिए, चाहे दसियों बल्कि सैकड़ों निर्दोष को सजा हो जाए। तो हम सब लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और 1 तारीख को काला दिवस ही मना रहे हैं। वो तमाम लोग जो इंसाफ की बात करना चाहते हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, जो विधि से जुड़े हुए हैं, जो कानून के जुड़े मामलों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि इन काले कानूनों का हर तरह से विरोध किया जाए, इसके विरोध में लिखा जाए, वीडियो बनाए जाए, लोगों को अवेयर किया जाए और बाकी हमारे जो कोर्ट की कार्रवाइयां हैं वो भी इसके साथ चलेंगी।